शहर के जो लोग हैं, शहरी परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, आज उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सब्जियां वो खरीद रहे हैं, पता नहीं कितना जहर उसमें मिला हुआ है। हमारे यहाँ ऐसी डिवाइस होती कि अपनी हम सब्जी को पता कर पाते उसमें कि कितनी मात्रा जहर की मिली हुई है। पैसा दे करके भी हम पता नहीं क्या क्या जहर खा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है कि आज हमारा किसान बीमार हो रहा है। जो बीमारियां गाँव में नहीं थी, वो बीमारियां अब आ रही हैं। कि हमको कृषि को ऐसा बनाना है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी भी हो और खेती हमारी लाभप्रद हो। इसको बनाए रखने के लिए फूलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मित्र जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। जहां शत्रु कीट आज किसानों को परेशान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मित्र कीटों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हम जानते हैं कि यदि हमारे आसपास भी हमारे गांव खलिहान, खेत खलिहान या जो परिवेश में हम रह रहे हैं, अगर हमारे मित्र नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे दुश्मन हमारा बहुत नुकसान कर देंगे। कृषि में भी वही बात लागू होती है। आज फसलों में, फसल की स्थितियों में हम देखते हैं तो मित्र कीटों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि 10 शत्रु और एक भी मित्र नहीं, जबकि ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि अगर पेस्ट डिफेंडर रेशियो यानी मित्र शत्रु का अनुपात, शत्रु और मित्र का अनुपात 2:1 है, यानी 2 शत्रु 1 मित्र है, आपको किसी भी तरीके के कीटनाशक रसायन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मित्र आपके शत्रु से लड़ने के लिए पर्याप्त सक्षम है। बात ये देखें कि ये भी हमें समझना होगा कि इधर कई वर्षों में जब हम एक तरफ से हरित क्रांति के बाद कृषि का उत्पादन बढ़ाने में लगे तो हमने बहुत सारे रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया, बहुत सारे जो है एकल कृषि पद्धति को भी किया। फूलों की खेती लगभग न के बराबर होती जा रही। आज इसमें किसानों के सामने एक बड़ी चिंता है कि उत्पादन कम भी हो रहा है और साथ साथ मिट्टी और पर्यावरण का जो असंतुलन, एक तरह से देखा जाए पर्यावरणीय असंतुलन बहुत बिगड़ता जा रहा है। कृषि की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और टिकाऊ कृषि की यदि हम बात करें तो हमें इस पर्यावरण को सजो कर रखना है। उत्पादन बढ़ाना एक चिंता का कारण तो है ही, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें अपने पर्यावरण तंत्र को सुदृढ़ करना, संरक्षित करना भी बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। कृषि में जो ये असंतुलन हुआ, निश्चित तौर पे आने वाले समयों में शायद ऐसा हो कि हमें आसपास तितलियां, भंवरें, मधुमक्खियां या और भी मित्र जीव हैं, क्राइसोपरला है, लेडी बर्ड बीटल है, ये सब दिखाई ही न दे। अगर ये चले गए तो कृषि का क्या होगा? यह असंतुलन किस चीज़ का एक तरह से सिंबॉलिक है, जो एक मैसेज दे रहा है कि ये असंतुलन जो हमने पैदा किया, इसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखने के लिए मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी कृषि को, जो किसान भाई हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी से कहूँगा कि अपने खेत परिवेश में इस मित्र शत्रु की श्रृंखला की जो एक कड़ी है, इसको बनाए रखने के लिए फूलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। आज फूलों की खेती कुछ ही चुनिंदा ब्लॉक में या ज़िलों में या किसी स्टेट में रखी सिमट गई है, जबकि फूलों की खेती में बहुत सारा लाभ भी, मुनाफा भी है। फूलों की खेती से जहाँ एक तरह से हमारा पर्यावरण तंत्र भी मजबूत होता है और दूसरी तरफ से अच्छी आमदनी भी होती है, हमें खुशियाँ भी मिलती है। बहुत तरीके के फूल हैं जिनको कि हम लगा करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र को भी मजबूत कर सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए हर किसान को चाहिए कि अपने मेड़ के किनारे किनारे नहीं कुछ अगर फूलों की खेती कर रहा है तो कम से कम मेड़ के किनारे किनारे फूलों के पौधे लगाने पड़ेंगे। अब कौन से पौधे लगाए जाएं, कब लगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं, मैं इस पे थोड़ी सी आपको इसके बारे में बताता हूँ। यदि आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो यदि आप कीड़े और बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कीड़े और बीमारियों से परेशान होने के लिए बहुत एक अच्छी व्यवस्था है, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी। इसमें करना क्या है, जो भी फसलें हम लगा रहे हैं उन फसलों के हम किनारे किनारे पहले 1 माह पहले ज्वार, बाजरा या मक्का की इनकी फसल किनारे किनारे हम पहले लगा देंगे, यानी एक बॉर्डर, एक हमारे पास बाउंड्री बन जाए। इन बाउंड्रियों से क्या होगा कि बाहर से जो है शत्रु कीट जो है, जो दुश्मन कीट हैं, वो वहीं रुक जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि किनारे, और इनके किनारे किनारे हम सूरजमुखी या गेंदा या धनिया या गाजर, इस तरह के जो है फूल वाले पौधे हम लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूसरे जो है खेतों के जो मित्र हैं आपके खेतों में आएंगे, यानी आप मित्रों को आमंत्रित कर रहे हैं
जितना आपके पास मित्र होगा, दुश्मन आपके पास उतने ही कम होंगे। यानी आपके गांव में भी अगर आपके 100 मित्र हैं, एक दुश्मन है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से खेत में भी यदि आपके मित्रों की संख्या ज़्यादा है तो आपको किसी भी तरीके के भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आज लेकिन यही देखा जाता है कि मित्र न के बराबर हैं, दुश्मन कीट आकर के हमारी फसल को नुकसान देते हैं और उनको हमको कंट्रोल करने के लिए ये रासायनिक विधियां अब कारगर नहीं रही हैं, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी एक दवा का स्तर होता है। निरंतर जब छिड़कते जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित होने लगती है। कुछ दिन के बाद जिसको बोलते हैं कि दवाओं का बेअसर होना, यानी फेल्योर हो जाना। इन फेल्योर परिस्थिति बचने के लिए पुनः हमें वो व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, और उन लागू व्यवस्था करने के लिए ज़्यादा कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। केवल किसान भाई अपने किनारे किनारे खेतों के मेड़ों को सहारा ले लें, या बीच बीच में जो फसलें हैं उनमें भी सब्जियों की फसलें में गेंदे की फसल या ग्लैडियोलस या रजनीगंधा, इनको आप लगा सकते हैं। अब अगर इनके हम इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं कि गेंदे का फूल हर जगह, हर मौसम में और हर सीज़न में, बारात मतलब आप देखिए शादी विवाह, कोई समारोह फंक्शन हो, हर जगह इसकी मांग होती है। और आज भी पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा फूल हमारे यहाँ आता है। हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हर समय इसका बाज़ार रहता है। और गेंदे में भी बहुत तरीके की प्रजातियां हैं, कुछ तेल वाली प्रजातियां हैं, कुछ फूलों वाली प्रजातियां हैं। तो इनको भी आप लगा सकते हैं किनारे किनारे, तेल वाली चाहे आप लगा सकते हैं, चाहे आप जो है फूलों के लिए लगाना है तो फूलों के लिए भी बहुत सारी प्रजातियां लगा सकते हैं। रजनीगंधा और ग्लैडियोलस ये आपके लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है। आज शादी पार्टियों में बहुत सारे देखते हैं बुक्के बनते हैं, या हमारे यहाँ भी कोई ऑफिस फंक्शन होता है तो उसमें भी इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके किनारे किनारे आप इसको जो है, या बीच बीच में फसलों में इनके बल्ब लगा दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये कई वर्षों तक आपके लिए आमदनी का एक स्रोत अच्छा हो सकते हैं। क्योंकि एक जो है, पहली बात तो इनकी स्टिक से आपको जो है बाज़ार में अच्छा मूल्य मिलेगा। 4-5 रुपए भी अगर आपकी एक स्टिक बिक जाती है, और अगर आपके पास 1 लाख पौधे हैं तो आप इकोनॉमिक्स गुणा कर सकते हैं इसको कि 4 से 5 लाख रुपए तो आपको मेड़ों बीच बीच के पौधों से मिल सकता है। और इन 1 लाख पौधों लगाने के लिए आपको ज़्यादा धन भी अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में आप 1000-1500 स्टिक बल्ब जो है, या इसके बल्ब लगा सकते हैं, और धीरे धीरे इसका प्रवर्धन भी हो सकता है। यानी एक पौधे से जब आप देखेंगे तो ऊपर से आपकी स्टिक तो निकल गई, मार्केट में बिकेगी, उसके बाद नीचे इसके बल्ब जो है निकलते हैं। और इनमें बल्ब 2, 3, 4, 5, अगर जितने भी बल्ब आपके निकलते हैं वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी इन बल्बों को दूसरी जगह लगा करके भी आप पौधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे पौधे, और उसके बाद स्टिक भी आपकी बड़ी संख्या में निकलेगी। तो आपको एक बाज़ार स्टिक का मिलेगा, और दूसरी बात ये पौधे का भी व्यापार करके, यानी कंद का, आप इसको ट्यूबर्स को भी बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फ़ायदा दूसरा क्या होगा, जब खेतों में ये लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि मित्र कीट जो दूसरे के खेतों में, क्योंकि फूल कहीं किसी के खेत में नहीं है, आपके खेत में जब फूल दिखेंगे तो दूसरे मित्र कीट, अलग अलग तरीके के जितने भी मित्र हैं वो सब आपके खेतों में आना शुरू कर देंगे, और यहीं से एक कड़ी नई शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपके यहाँ मित्र कीटों की संख्या ज़्यादा होगी, वैसे वैसे शत्रु अपने आप कम होते जाएंगे, और आप देखेंगे यहीं से एक जर्नी शुरुआत होगी जैविक और प्राकृतिक खेती को मजबूत बनाने की। तो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जैसे कि कहते हैं, आज के समय में चुनौती है, क्योंकि इतनी तरीके की कीटनाशक बाज़ार में हमको प्रयोग करने पड़ते हैं, और उसमें लागत भी लगती है, पर्यावरण भी नुकसान होता है। लेकिन हम ध्यान रखें कि हमको कृषि को ऐसा बनाना है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए हितैषी भी हो और खेती हमारी लाभप्रद हो। और इन दोनों बातों के लिए करने के लिए हमें ये फूलों की खेती को कृषि से जोड़ना बहुत आवश्यक है। फूलों की खेती किसी भी फसल में, चाहे आप अनाज वर्गीय, चाहे दलहन, चाहे तिलहन, चाहे सब्जी, चाहे फल फूल, जो भी आप खेती कर रहे हैं, इनको बीच बीच में इंटरक्रॉप किया सकता है। बहुत सारे बाग आप देखते हैं, आम के बाग हैं, अमरूद के बाग हैं, इनमें भी बीच बीच में इंटरक्रॉप के, क्योंकि जो ज़मीन बची है, इस 1 इंच ज़मीन को भी आपको बेकार नहीं छोड़ना है। यानी आप खाली ज़मीन छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें खरपतवार पनपेंगे, और खरपतवार पनपेंगे तो बहुत सारे दुश्मन कीटे जो है इसमें पलने, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे। आप ऐसा मौका ही न दें। उसमें जो है आप इन फूलों की खेती अगर आप करते हैं, या कोई आप सब्जी की खेती भी लगा देते हैं, उसमें भी बहुत, ऐसा नहीं है कि सब्जियों के भी बहुत फूल निकलते हैं, बहुत सारे फूल आते हैं। तो ये मित्र कीटों को आकर्षित करते हैं, बशर्ते ये है कि रसायन को आपको दूरी बनाई रखनी होगी। आज ऐसे जैविक कीटनाशक, ऐसे जैविक उर्वरक उपलब्ध हैं, और ऐसी प्राकृतिक खेती की विधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसान इन चीज़ों को सही से मायने में, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे,
तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगी। ज़रूरत है इसको समझने की, अमल करने की और इसको छोटे स्तर से अपनाने की। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10 एकड़ पे प्राकृतिक या जैविक खेती करें। एक शुरुआत करनी होगी। फूलों की खेती अगर आपको लगाना है, ट्रायल करना है या आपको प्राकृतिक या जैविक से जुड़ना है, तो आप एक छोटे से प्लॉट पे, छोटे से जगह पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। शहर के जो लोग हैं, शहरी परिवेश में जो लोग रख रहे हैं, आज उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जो सब्जियां वो खरीद रहे हैं, पता नहीं कितना जहर उसमें मिला हुआ है। ये अगर शायद हमारे यहाँ ऐसी डिवाइस होती कि अपनी हम सब्जी को डिटेक्ट कर पाते, पता कर पाते उसमें कि कितना इसमें कितनी मात्रा जहर की मिली हुई है, तो शायद आप खाना खाने से भी 10 बार आप संकोच करना पड़ता, सोचते कि मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं। लेकिन ऐसी जब बात होती है, जैसे गांव में कहते हैं कि जिस गांव में जो है हम दूध लेते हैं वो हमारे जानने वाला होता है, तो हमें पूरा विश्वास होता है। आज बाज़ार से जो दूध आ रहा है उसमें भी हमें पता नहीं है कि पता नहीं ये दूध कहाँ से आ रहा है, इसमें क्या मिलावट है। क्योंकि बाज़ार पे निर्भरता जितनी होती जा रही है उसी में हम परेशान हो रहे हैं, यानी हमारे पास पैसा भी जेब से जा रहा है और दूसरी बात वो जो मिलावटी चीज़ आ रही हैं उसकी भी हम जाँच न कर पाने के कारण पता नहीं, आना पैसा दे करके भी हम पता नहीं क्या क्या जहर खा रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि अगर हम इनको ध्यान रखें कि ज़्यादातर हमारे खाद्य की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हम स्वयं उगाएं। कोशिश करें अपनी पोषण वाटिका लगाएं। छत पे अपनी पोषण वाटिका लगा सकते हैं और छत पे आप जैविक सब्जी उगा सकते हैं। किसान भाई, अपने आप को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि सबसे बड़ी बात मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि आप उत्पादन पे ज़्यादा ना ध्यान करके अपने स्वास्थ्य पे पहले ध्यान रखें। आज हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता है कि आज हमारा किसान बीमार हो रहा है। जो बीमारियां गांव में नहीं थी वो बीमारियां अब आ रही हैं। तो सबसे पहले किसान को स्वस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर समृद्ध भारत कहेंगे तो सबसे पहले स्वस्थ भारत की बात करनी पड़ेगी। आज किसान अगर मजबूत होगा, उसके घर में बीमारियां नहीं, किसी तरीके की परेशानियां नहीं होंगी, तो वो खेती में ज़्यादा समय लगाएगा और उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर कृषि में उसने उत्पादन किया और उत्पादन के बदले वो बीमार है या कहीं कुपोषित है या बहुत तरीके किडनी और लीवर की जो प्रॉब्लम, इस तरह की अगर प्रॉब्लम खान पान में बदलाव हुआ और शहरी वातावरण को देख करके उसने अडॉप्ट किया, तो निश्चित तौर पे आपने जितना धन कमाया है उससे ज़्यादा धन आप डॉक्टर को दे आएंगे। हमें इस बात से ध्यान रखना है कि जो धन हम कमाएं वो हमारे आजीविका विकास, हमारे विकास में सहयोग, यानी हम उससे कुछ और अच्छा करें। ज़रूरत है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ करें, अपने परिवार को मजबूत करें और अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उसको किसान अपने खेत पे उपज, यानी किसान आज की डेट में सब्जी लेने के लिए बाज़ार जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता की ज़रूरत है, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो किसान सब्जी बेचता था आज वो सब्जी खरीद रहा है। जो गाँव में एक लौकी का पेड़ लगता था, पूरा गाँव लौकी खाता था, आज उसी लौकी के लिए किसान भाई बाज़ार जा रहे हैं। एक अपने आप में है, जितनी वनस्पतियाँ, कितनी प्रजातियाँ ख़त्म हो गई। आप आज किसी से बात करें कि किसी के पास क्या सब्जी के देसी बीज हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि आप आसपास पूछ करके पता कर लें कि क्या देसी बीज आपके पास, देसी टमाटर, देसी भिंडी, देसी बैगन, देसी लौकी, देसी कुमड़ा, देसी करेला, देसी गाजर है बीज आपके पास? आपके पास बीज नहीं है। हमने क्यों बीज खो दिए? हमने क्यों अपनी विविधता को नष्ट किया? इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज भी समय है कि हमें अपने विविधीकरण, ये जो देसी प्रजातियां हैं, जो कि जिसमें कि बहुत सारा रंगों में ही विविधताएं और रंगों में भी पौष्टिकताएं हैं। प्रकृति ने हमको विविध रंग की विरासत दे रखी है, विविध रंग की जो वनस्पतियां दे रखी हैं, इसमें विविध रंग का खजाना छिपा हुआ है। यदि हमको बीमारियाँ मिलती हैं तो हमारे खान पान से मिलती है। हमारा खान पान यानी हमारा जो भोजन है वही मेडिसिन, फूड एज ए मेडिसिन होना चाहिए। जो हम खाते हैं वो एक दवा के रूप में हमारे शरीर में जाना चाहिए, यानी ऐसा हो कि वो दवा के रूप में हमारे सारे अंगों को ठीक करे। हमें ऐसा नहीं खाना जो हमारे अंगों को बेकार करे। आज वही हो रहा है कि हम जो शरीर को जो सूट नहीं कर रहा है या बाहर की चीज़ें हम ले आकर के कर रहे हैं, उसका परिणाम ये आ रहा है कि हम बीमार होते चले जा रहे हैं। और जो कमाई हम किसी कृषि के दूसरे संगठित क्षेत्रों से या कृषि से कर रहे हैं, वो पैसा हमारी बीमारी में इलाज में जा रहा है। तो हम कैसे उठ सकते हैं, कैसे अमीर हो सकते हैं? हमें आज ज़रूरत है अपने आप को, अपने परिवार को पहले मजबूत करने के लिए, कृषि विविधता को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता है और अपने पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एकीकृत फसल प्रणाली को अपनाना होगा, विविधीकरण को अपनाना होगा और हर किसान को अपना एक यूनिक आइडेंटिटी विकसित करनी होगी। यानी ऐसा किसान, जैसे हम कहें कि साहब ये अरहर के किसान हैं, साहब ये मधुमक्खी के किसान हैं, साहब ये मशरूम के किसान हैं, साहब ये धान के किसान हैं, साहब ये गेहूं के किसान हैं, या चना के हैं, मटर के हैं। ऐसे एक परिभाषित, ऐसे
किसान विकसित करने होंगे कि जिसमें उनकी महारत हो। यानी अलसी की अगर हम बात करें, अलसी विविधताएं खुद ख़त्म होती जा रही है। अलसी में बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां थी, कई कलर की छोटी बड़ी अलसी थी, आज वो विलुप्त होती जा रही है। रामदाना ख़त्म होता जा रहा है। जो मिलेट्स की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स के बाद जो है, जो एक जागरूकता चली है, बहुत लोगों ने मिलेट्स को आज जाना और मिलेट्स की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को, मिलेट्स को भी हमको लेके चलना पड़ेगा। और मिलेट्स के साथ साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कम पानी, कम लागत, कम पूंजी, कम समय में अच्छा उत्पादन देती है, हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और उसी में अगर आप फूलों की खेती को अगर आप जोड़ के करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली बहुत अधिक बढ़ेगी, बहुत आगे आप जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करके हम कृषि को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपने भारत को सशक्त कर सकते हैं और किसानों को समृद्ध बना सकते हैं।